हमने आपको लास्ट टाइम ये ट्रेंड बताया था कि स्ट्रेनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप कांस्टेंट है फॉर एस ब्लॉक एंड अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। ये दोनों टेबल फॉलो करके अभी हम एप्लीकेशंस करेंगे। तो ये आपके पास ऑलरेडी लिखा होगा, जिनके पास नहीं लिखा है प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए ताकि मैं आगे का रिलेट कर पाऊँ इससे। गाइस जरा फटाफट से कॉपी कर लीजिए जिनके पास नहीं लिखा है। हो गया कॉपी? एप्लीकेशन में सबसे पहली हेडिंग आपकी एटॉमिक रेडियस। It is defined as the distance between nucleus to outermost shell. इसे हम रेडियाई बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रही है। पहले हम 2 टाइम्स ऑफ रेडियाई को डायमीटर बोलते थे, बट नाउ दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो केमिस्ट्री में अगर कहीं बॉन्ड लेंथ आ रहा है तो आप उसे डायमीटर की तरह ही डील करिए। हाफ ऑफ द डायमीटर और हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड रेडियाई। On the basis of nature of atoms or bonding, atomic radii is classified into covalent radii, van der Waals radii, metallic radii, and ionic radii. एटॉमिक रेडियाई को AR से लिख रहे हैं, इसी तरह हम कोवेलेंट रेडियाई को CVR लिखेंगे, वैन डर वाल्स रेडियाई को VWR लिखेंगे, मेटालिक रेडियाई को MR और आयनिक रेडियाई को IR लिखेंगे। हमने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिफरेंस डिस्टेंस को हम रेडियाई बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ रेडियाई को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, और नेचर ऑफ एटम्स और बॉन्डिंग के बेसिस पे हमने एटॉमिक रेडियाई को क्लासिफाई किया है। कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई।
कॉपी हो गया? यस सर। सबसे पहली रेडियाई है कोवेलेंट रेडियाई। देखिए जरा समझ लीजिए, कुछ चीजें बाद में आएंगी। CVR मतलब कोवेलेंट रेडियाई is defined as the half of the distance between two successive nuclei of covalently bonded atoms in a molecule। ये दो एटम्स हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, इनके बीच में जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, इन दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका हाफ करेंगे तो आपको कोवेलेंट रेडियाई मिल जाएगी। ये तो आपको कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एन एटम आ गए। अब अगर आपका केस हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, हेट्रोएटॉमिक मतलब AB मतलब HCl मतलब HBr या डिफरेंट एटम्स होते हैं, इनकी अगर आपको रेडियाई निकालनी है तो Da/2 यानी फर्स्ट एटम का बॉन्ड लेंथ का हाफ, Db/2 सेकेंड एटम का हाफ, माइनस 0.09 डेल्टा एक्स, राइट। डेल्टा एक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एटम्स। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आपको DA/DB गिवन होगा, आपको कोवेलेंट रेडियाई निकालना। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे जब आपको सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन करें, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज की जगह आप बोलें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज डिफिकल्ट होता है उतनी दूर से रीड कर पाना, ठीक है। देखिए और बोलिए। सर, हाँ बोलिए। it's not visible. The board is not visible. बोर्ड इज नॉट विजिबल। Yes. वन सेकंड। नाउ Can you bring it a bit closer? I can see it properly. फाइन, इज इट? Yes, thank you, sir.
डन गाइस? यस सर। सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, मैं इरेज करती हूँ। कॉपी मत करिएगा। जरा ध्यान से देखिए, मैंने जान करके ब्लू मार्कर यूज किया और चीजों को अलग तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए मुझे आपको डिफरेंस समझाना था। वेंडर वॉल रेडियस की डेफिनेशन देखिए, इट्स डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स और इनर्ट गैस एटम्स। अब अगर डिफरेंस देखिए तो यहाँ पहले एटम्स था, मैंने अभी मॉलिक्यूल्स किया है और इनर्ट गैस एटम्स किया, तो दो बातें हैं। ये दो जगह पर एप्लीकेबल है, एक जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा और दूसरा जहां पर इनर्ट गैस होगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये दो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में मैंने एक हाइपोथेटिकल रिंग बनाई है और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोला है। तो वेंडर वॉल रेडियाई अगेन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख करके बताइए कि कोवेलेंट रेडियाई और वेंडर वॉल रेडियाई दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है आपको? बताएंगे गाइस? कोवेलेंट वेंडर रेडियाई और वेंडर वॉल बड़ा कौन है? वेंडर रूल। वेंडर वॉल। ठीक है, तो ये कितना बड़ा है? तो एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूवन कि इट इज अप्रॉक्स 2 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स कोवेलेंट रेडियाई में मल्टीप्लाई करने से वेंडर वॉल आ जाता है, इतना बड़ा होता है। कर लीजिए कॉपी।
Done. देखिए जरा, it's defined as half of the distance between two adjacent metal atoms in a closed packed crystal lattice. Closed packed crystal lattice के बीच की जो distance है उसका half. अब की बार internuclear ये बना, इसके half को हम metallic radii बोलते हैं, also called crystal lattice. Very good. Done. Sir, 1 minute.
डन। Yes, sir. देखिए जरा, is defined as effective distance between nucleus to outermost shell in an ion of ionic compound। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है, आपको पता है कैटायन हमेशा छोटा और एनायन बड़ा होता है, राइट। तो दोनों के डिस्टेंस कैटायन आर सी आर ए, सी स्टैंड्स फॉर कैटायन एंड ए स्टैंड्स फॉर एनायन, इनका सम इज द रेडियाई ऑफ अ कंपाउंड। करिएगा। Guys done? Yes, sir. अभी हमने जो भी पढ़ा इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं।
देखिए, atomic radii is directly proportional to number of shells. Atomic radii is directly proportional to principal quantum number. Atomic radii is directly proportional to screening effect. Atomic radii is directly inversely proportional to effective nuclear charge. इसे हम शॉर्ट में ENC लिख रहे हैं अभी तक. CVR मतलब covalent radii is inversely proportional to multiplicity of bonds, and ionic radii is inversely proportional to Z by E और ENC. देखिए फिर मैं इनको अप्लाई करना बताता हूँ. Application of factors. Down the group. देखिए जरा, यहाँ से हमारे क्वेश्चन सुनते हैं. अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6. लगातार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, राइट. दूसरी चीज, अगर हम इनके नंबर ऑफ शेल्स को देखें तो इसमें 2 शेल्स, इसमें 3 शेल्स, इसमें 4 शेल्स, इसमें 5, इसमें 6. तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ रहा है. तो ओवरऑल एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? इंक्रीज. ड्यू टू इंक्रीज इन, आप नंबर ऑफ शेल्स बोलिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलिए, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, चलिए.
गाइस क्लियर है? इरेज कर दूं? Yes, sir. जैसे वेरिएशन हमने डाउन द ग्रुप देखा, ऐसे ही अक्रॉस द पीरियड ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा साइज कम होता जाएगा, बट जैसे ही हम जीरो ग्रुप में आते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। अब ये इंक्रीज क्यों हो गया? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल रेडियाई। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि वैन डर वाल रेडियाई इज लार्जर देन एनी अदर। तो पहले डिक्रीज हुआ, फिर जीरो ग्रुप पे आके इंक्रीज हो गया। गाइस ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अब अगर हम ओवरऑल वेरिएशन देखें एसएनपी ब्लॉक में, तो समरी जो है उसकी जरा ध्यान से देखिए, यही शॉर्टकट है, यही आपका हर बार एप्लीकेबल होगा कि जो वेरिएशन है डाउन द ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स,
अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखेंगे तो 0 to 7 डिक्रीज करना है, क्योंकि 1 to 7 डिक्रीज हो रहा है और 0 इंक्रीज हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप इसे ऐसे याद कर लें कि 0 to 7 डिक्रीज हो रहा है, मतलब अभी आप ऐसे लिख रहे हैं 7 है 0। आप बोलते थे यहाँ से यहाँ तक आपने इसे डिक्रीज किया और आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इससे अच्छा ये है कि इसको उठा के यहाँ पर प्लेस कर दो और फिर पूरा डिक्रीज बोल दो। मैंने वही किया, 0 to 7 ये डिक्रीज है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरा कवर हो जाता है। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर आप बात करेंगे तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी, इन ग्रुप 3A और 13 ग्रुप है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम टू गैलियम, इंडियम, थेरियम। तब तो यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करना है इसको कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गैलियम को बड़ा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। देखिए एक्चुअली क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है डी के लिए बहुत कम होता है और वही रीजन यहाँ पर बन जाता है। मैंने लिखा है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ screening effect of 3d10 electron is unable to compensate increased effective nuclear charge। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, बहुत स्लाइट वेरिएशन है, आप ऑलमोस्ट सेम भी अगर कहीं लिखा मिले तो भी चलेगा। चलिए गाइस क्लियर है? Yes. Yes, sir. हमने अभी जो भी वेरिएशन नोटिस किया वो एस और पी के लिए था।
अभी डी ब्लॉक के लिए देखते हैं। जरा देखिए ध्यान से, हमने ये पढ़ लिया कि एटॉमिक रेडियाई दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर और ईएनसी पर। तो अगर कहीं पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो साइज बड़ा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आएगा तो साइज कम हो जाएगा। जब हम डी ब्लॉक में इसे अप्लाई करते हैं तो स्कैंडियम टू क्रोमियम साइज डिक्रीज करता है, कॉपर टू जिंक साइज इंक्रीज करता है, एंड क्रोमियम टू कॉपर ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब एक्सप्लेनेशन की बारी, बताएंगे साइज डिक्रीज हुआ तो दोनों में से कौन डोमिनेट कर रहा होगा? ENC. ENC decreases due to ENC is greater than screening effect। यहाँ पे अगर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ होगा? Screening shielding effect. यस, और अगर ऑलमोस्ट सेम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बैलेंस बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आ रहा है? तो जब जब पूरी केमिस्ट्री में साइज सेम होगा तो रीजन यही होगा, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, राइट। ये डी ब्लॉक में आया तो डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक में आया तो एफ ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये एक और चीज, अब आपको ये याद करने में प्रॉब्लम हुआ जो भी डिक्रीज कांस्टेंट फिर इंक्रीज हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व करिए गड़बड़ जो भी है वो C2C है। C2C मतलब क्रोमियम टू कॉपर, C2C है क्रोमियम से कॉपर तक। और क्रोमियम से कॉपर गड़बड़ क्यों है, तो आपको थोड़ा याद आ रहा हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है वो भी क्रोमियम और कॉपर में ही है, याद आ रहा है? तो अगर कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ है तो प्रॉपर्टीज तो गड़बड़ होंगी। करिए नोट डाउन। गाइस हो गया कॉपी? Yes sir, हो गया। Sir, 1 minute.
ठीक है। और आयनिक रेडियाई साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम अभी भी डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास आयनिक रेडियाई का केस है तो आप डायरेक्टली बोलिए डिक्रीज करता है, और ऑर्डर बिल्कुल रेगुलर है। आप जितने एलिमेंट्स आप चाहें लिख लें, एकदम रेगुलर है। तो आयनिक रेडियाई में कोई एक्सेप्शन नहीं था, लेकिन एटॉमिक रेडियाई में आपने देखा कि बीच पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज हुआ। ये अभी भी हम सारे एटॉमिक रेडियाई के केसेस में ही हैं, जो फैक्टर्स हमने लिखे थे। सर वो +2 चार्ज है ना ऊपर लिखा हाँ, हुआ? +2 सबका +2 है। कर दें इरेज? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं आपका कोवेलेंट रेडियाई पे। उससे पहले हमको कोवेलेंट बॉन्ड्स पता होने चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर हम कार्बन का केस ले लें तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो अगर इनकी हम बॉन्ड लेंथ लिखें, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड की 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो आपके सामने है कि अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज की डिक्रीज? क्यों गाइस, बताइए। तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर होता है। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज तो डायमीटर डिक्रीज, मतलब साइज डिक्रीज। हमने फैक्टर्स में क्या लिखा था? कोवेलेंट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बॉन्ड्स का नंबर बढ़ेगा साइज कम हो जाएगा। अब एक एग्जांपल में आप इसे कंपेयर कर लीजिए। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्डेड, फिर ट्रिपल बॉन्डेड। तो साइज का ये होगा। चलिए नोट डाउन।
गाइस हो गया? यस सर। नेक्स्ट आपका आता है आयनिक रेडियाई। देखिए ये सारे आयंस हैं, इनकी रेडियाई कंपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z बाई E पढ़ा था। Z होता है एटॉमिक नंबर और E होता है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। इन नंबर्स को लिखने के बाद आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z बाई E होती है। हम वो करेंगे तो हमें साइज पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बताइए जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? -3। अरे एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7। 7। ऑक्सीजन का कितना होगा? फ्लोरीन 11, 12, 13। ये पता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर हम लोगों को? Yes, sir. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 7 है और इसने -3 मतलब क्या किया? लूज किया कि गेन किया? गेन किया। तो कितने हो गए? 10। इसके कितने हो गए? 10। ये सारे 10 हो गए। अब आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z बाई E, तो हम इसे E बाई Z लिख करके कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो गया 10/7, ये हो गया 10/8, ये हो गया 10/9, ये हो गया 10/11, 10/12, 10/13। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें से? लार्जेस्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो लार्जेस्ट इसमें से हो गया नाइट्रोजन। ये ऑर्डर हो गया। अब एक तो तरीका ये हो गया कि आप इतना सारा कैलकुलेशन करो। दूसरा तरीका एक शॉर्टकट हो सकता है कि जब भी आपको आयनिक रेडियाई देखनी हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ Ni and inversely proportional to charge of cation। मतलब हम ये कह रहे हैं जितना निगेटिव दिखेगा उतना बड़ा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए आप। A-3, A-2, A-1, इनमें से बड़ा कौन होगा? A-3। बस हो गया। इसी तरह A+, A+2, A+3 बड़ा कौन होगा? A+2। A+, सर ठीक है। A+। तो आप देखो आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर की जरूरत पड़ी ही नहीं, आपने तो ऐसे ही बता दिया। समझा कि नहीं समझा? अब इसी तरीके से आपको Sn+2 है, Sn+4 है, Pb+2 है, Pb+4। बताइए कौन बड़ा है? Sn+2 Sn+4 में कौन बड़ा है? Sn+2। Sn+2. अब देखिए आपको ना तो एटॉमिक नंबर पता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नहीं पता है। Pb+2 में तो शॉर्टकट समझ में आया आपको? Yes, sir. करिए कॉपी।
हो गया? यस सर। एक बार पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको अप्लाई करना बताता हूँ। गाइस हो गया कॉपी? Yes, sir. ठीक।
यस सर। चलो इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। जरा अच्छे से देखिएगा और जरा आंसर करिएगा। हमारे पास एक लिथियम आयन है और एक सीजियम आयन। हमें चार्ज डेंसिटी कंपेयर करना है, आयनिक रेडियाई कंपेयर करना है। जरा बताइए दोनों में से बड़ा कौन होगा? आयनिक रेडियाई किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की या सीजियम की? सीजियम। ठीक बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है Q बाई R। बता सकते हैं किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी? लिथियम। लिथियम। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि चार्जेस बराबर हैं, डिनोमिनेटर में साइज है, जिसका साइज छोटा होगा उसका ही रेशियो बड़ा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का मतलब मैंने बताया था, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर। यानी ये लिथियम में N1 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे, इसमें N2 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे। आपको बताना है किसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? चार्ज डेंसिटी के। बताएंगे किसका ज्यादा होगा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन? गाइस, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर, मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स किसके पास होंगे। तो आपको लिखाया है मैंने, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। देख लीजिए नोट्स में। अभी बताइए किसका ज्यादा होगा? लिथियम। Lithium. लिथियम। तो एक बात आपको समझ में आई कि नहीं? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन। तो आप बताइए N1 और N2 में कौन सा ग्रेटर होगा, यानी किसके पास ज्यादा वाटर होंगे? N1 के पास। पक्का है ना? तो N1 इज ग्रेटर देन N2 हो गया, ये पता चल गया हमको। अब हाइड्रेशन एनर्जी आपने डेफिनेशन लिखी थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन आयन इज हाइड्रेटेड। तो जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उससे ज्यादा एनर्जी फ्री होगी। तो ज्यादा एनर्जी किससे फ्री होगी, लिथियम से या सीजियम से? N1 या N2? 1। N1. लॉजिक क्लियर है ना? यस सर। ठीक। अब एक और चीज, हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब होता है आयंस प्लस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगी? ज्यादा। अब बताइए लिथियम और सीजियम में से हाइड्रेटेड रेडियाई किसकी ज्यादा होगी? बोलिए। आपने लिखा है ना नंबर, N1 इज ग्रेटर देन N2। लिथियम की। लिथियम की। अच्छे से देख लीजिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैंने इसी सारे स्टेटमेंट्स को एक समरी में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉलर द आयन, जो छोटा होगा, हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा। स्मॉलर द आयन, हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड हायर द हाइड्रेशन एनर्जी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब कॉपी करिए, मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे होंगे इसके।
हो गया? यस सर। मैं पूरा इरेज कर रहा हूं और अब हमने जितना भी पढ़ा उन सब का एप्लीकेशन क्वेश्चंस कैसे होगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8? No, sir. क्या कह रहे हैं, यस और नो? दिख रहा है। आपको विच वन इज लार्जेस्ट इन साइज, ये टोटल 8 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के अपने ऑप्शंस हैं, हर क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, Li प्लस Na प्लस के प्लस सी एस प्लस लिखा है, Li प्लस Na प्लस बी प्लस टू एम जी प्लस टू लिखा हुआ है। फिर थर्ड में Li Na के सी एस लिखा है। फोर्थ में Li Na बेरिलियम बोरॉन लिखा है। फिफ्थ में Li एक्वेस Na एक्वेस के एक्वेस सी एस एक्वेस लिखा है। सिक्स में Na एक्वेस Mg एक्वेस Al एक्वेस नन लिखा है। Mn प्लस टू Fe प्लस टू CO प्लस टू Ni प्लस टू लिखा है। SCTIVCR लिखा हुआ है। स्टार्ट करिए जरा।
गाइस हुआ? बताएंगे आंसर्स क्या आ रहे हैं? सर फर्स्ट का सीजियम है। फर्स्ट का
सीजियम। और किसी ने सॉल्व किया है? बताइए और किसने सॉल्व किया है? फर्स्ट का सीजियम सही आंसर है। सेकंड का बोलिए। सर मैग्नीशियम। आपको लार्जेस्ट बताना है। मैग्नीशियम कैसे हो सकता है? साइज ऐसे इंक्रीज करता है और ऐसे डिक्रीज करता है। तो अगर आप अरेंज करोगे तो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सोडियम हुआ। और आप वैसे भी देखो, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज रिड्यूस हो जाएगा ना, ये तो छोटा हो गया। हाँ सर। थर्ड का आंसर सीजियम सर। सीजियम बराबर। फोर्थ का आंसर बोरॉन। boron, बेटा, अक्रॉस द पीरियड तो साइज डिक्रीज होता है ना, तो सबसे बड़ा तो ग्रुप 1 वाला ही होगा ना, और 1 में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। सोडियम। सोडियम। फिफ्थ में बताइए, फिफ्थ में सर सीजियम। बेटा एक्वेस है। एक्वेस मतलब ये हाइड्रेटेड हो गया। सर लिथियम लिथियम। हाँ परफेक्ट। एक्वेस में बिल्कुल उल्टा ऑर्डर हो जाता है। सिक्स का आंसर सर एल्यूमिनियम। aluminum, परफेक्ट। सेवन सर एमएन। हाँ अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज। एट में सर फर्स्ट वाला है। हाँ परफेक्ट। सबको समझ में आया? हाँ सर समझा। हाँ, नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, फिर मैं और चेंज करूं क्वेश्चन। मैं चेंज करूं क्वेश्चन? yes sir, यस सर करो। वो ना पैर पर ले ले।
चलो मैंने 4 क्वेश्चन और ऐड करे हैं। बता दीजिए। क्या आंसर आ रहा है? सर आयोडीन आ रहा है फर्स्ट का। परफेक्ट। सेकंड? सेकंड नहीं आया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है आपको कि नहीं आता है? अभी बता दो। नहीं सर, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आते। कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए चार्ज लिख दिया कि आपको शायद नहीं आता होगा। अभी कौन सा पढ़ा है इनमें 10th में? सर डी वाला। D. परफेक्ट। 11th में कौन सा पढ़ा है? सी वन। सर फर्स्ट वन। First. ए। One. और 12th में कौन पढ़ा है? सर बी। परफेक्ट। सबको समझ आ गया? हाँ सर। अब ये हमारा एटॉमिक रेडियाई पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हेडिंग डाल दीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके सर। हेडिंग डाल के रखिए, रेस्ट ऑन नेक्स्ट।